हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमरेज के बारे में। हेमरेज क्या है, कॉजेज क्या होते हैं हेमरेज के, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमरेज के बारे में बात करेंगे। साथ में इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हेमरेज क्या है। तो हेमरेज का मतलब किसी भी प्रकार की हेमरेज इज ए ब्लीडिंग ऑफ एनी टाइप स्पेशली रेफरिंग टू द सीवियर ब्लीडिंग। यानी अगर आपके शरीर से किसी भी कारण से सीवियर ब्लीडिंग यानी ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, उसे हेमरेज कहते हैं। तो हेमरेज के बारे में ध्यान रखेंगे, ब्लीडिंग ऑफ एनी टाइप स्पेशली रेफरिंग टू द सीवियर ब्लीडिंग। ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होता है तो उसे आप हेमरेज कहेंगे। हेमरेज के बारे में जानने के बाद आइए जान लेते हैं एक बार कि हेमरेज के टाइप क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमरेज के बारे में बात करेंगे। तो अगर हेमरेज के टाइप के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो हेमरेज के जो टाइप हैं ये है आपका इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज में ब्लीडिंग दैट अकर इनसाइड द बॉडी विद इन द टिश्यू ऑर्गन और बॉडी कैविटीज। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल हेमरेज, तो ब्लीडिंग विजिबल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफन फ्रॉम द वुंड और इंजरी। यानी अगर आप बात करेंगे तो हेमरेज का ये जो टाइप है, इंटरनल हेमरेज का मतलब है शरीर के किसी अंदर टिश्यू में या बॉडी की कैविटी में या किसी ऑर्गन में जो ब्लीडिंग होती है, जैसे गट में ब्लीडिंग होना, किसी ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग होना, तो ये आपकी इंटरनल ब्लीडिंग कहलाती है। लेकिन अगर किसी कट लगने की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस से जो ब्लड लॉस होता है वो आपका एक्सटर्नल हेमरेज कहलाता है। एक और क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ हेमरेज, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे, यानी ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है साइज ऑफ हेमरेज के आधार पर। जैसे इन्होंने पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज पेटेची। पेटेची का मतलब है स्मॉल पिन पॉइंट हेमरेज लेस देन 2 mm इन साइज, ऑफन सीन इन डिसऑर्डर्स लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और वास्कुलाइटिस। यानी अगर हेमरेज के जो स्पॉट्स हैं आपकी बॉडी में, छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं जिनका जो डायमीटर है वो 2 mm से कम होता है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि शरीर पर छोटे छोटे इस तरीके के दाने या चकत्ते निकल आते हैं, इसको आप पेटेची कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी अगर प्लेटलेट की काउंट रिड्यूस होती है उस दशा में, या वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस का मतलब है जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यानी आपकी आर्टरी हो या आपकी कैपिलरीज या जो आपकी वेन है, उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग की वजह से जो स्पॉट बनते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जैसे डेंगू के केस में कई बार शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? उसे पेटेची कहते हैं। लेकिन अगर बात करें इसी सीक्वेंस में, आपका नेक्स्ट है परप्यूरा। परप्यूरा का मतलब क्या है? स्लाइटली लार्जर हेमरेज। अगर 2 से 10 mm के हेमरेज स्पॉट्स बनते हैं इस तरीके के शरीर पर, और ये क्यों होते हैं? ऑफन ड्यू टू कैपिलरी और स्मॉल ब्लड वेसल्स डैमेज। यानी शरीर में अगर कोई स्मॉल कैपिलरीज या स्मॉल ब्लड वेसल्स में किसी भी तरीके का कोई डैमेज होता है तो उस दशा में जो हेमरेज के साइन बनते हैं वो उसे बोलते हैं परप्यूरा। नेक्स्ट है आपका इकाइमोसिस। इकाइमोसिस का मतलब लार्जर ब्रूसेस, यानी बड़े बड़े चकत्ते बनते हैं जिन 10 mm से ज्यादा साइज के, और ये मेनली कॉज ड्यू इनटू द स्किन और सबक्यूटेनियस, यानी स्किन में या सबक्यूटेनियस जो पार्ट है टिश्यू का, आपके कह सकते हैं कि बिलो द स्किन जो पैचेस बन जाते हैं किसी भी तरीके के ब्लीडिंग की वजह से, उसको इकाइमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या है? कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग ए लोकलाइज्ड स्वेलिंग ऑफन ड्यू टू ट्रॉमा। तो किसी ट्रॉमा की वजह से एक्सटर्नली ये ब्लीड नहीं होता है, यानी बाहरी बाहर के सरफेस पे आपको ब्लड नजर नहीं आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पे एक ट्यूमरस ग्रोथ हुई, इसमें ब्लड भर गया है, यानी कैपिलरीज से ब्लड निकल करके बाहर डिपॉजिट हो जाता है और गांठ बन जाती है, समझ सकते हैं। और ये गांठ का बनना या ब्लड का इकट्ठा होना, यही आपका हेमाटोमा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ब्लीडिंग विद इन द स्कल सच एज एपिड्यूरल, सबड्यूरल और इंट्राक्रेनियल हेमरेज कॉमनली एसोसिएटेड विद द हेड इंजरी और वास्कुलर इशू। यानी कहने का मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की जो ब्लीडिंग है, जैसे इंट्राक्रेनियल में क्या हो रहा है, स्कल के अंदर ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, जैसे आप देखते हैं कई बार हेड इंजरी के केस में आप सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, तो जो ब्रेन की डिफरेंट लेयर हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नोइड, उसके डिफरेंट लोकेशंस पर ब्लड का जमा हो जाना, ब्लड का इकट्ठा हो जाना, ब्लड का क्लॉट बन जाना, ये आपका इंट्राक्रेनियल हेमरेज आता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हेमरेज मैंने आपको बताए हैं,
जैसे परप्यूरा है, पेटेची है, इकाइमोसिस है, हेमाटोमा, ये डिफरेंट नाम है। इसमें भी क्या हो रहा है आपका, इसमें ब्लड का ही लॉस हो रहा है, लेकिन कहीं पे छोटा साइज है 2 mm से लेस का कोई स्पॉट बन रहा है तो वो आपका कहलाएगा पेटेची। 2 से 10 mm का बन रहा है तो वो आपका कहलाएगा परप्यूरा। अगर 10 mm से ज्यादा है तो वही कंडीशन आपकी इकाइमोसिस कहलाती है। कैपिलरी से बाहर, ब्लड वेसल से बाहर अगर ब्लड की डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को आप हेमाटोमा बोलते हैं। कई बार जैसे अब देखते हैं कि बाहर से चोट लगने पर बॉडी पे कोई जो का है एक्सटर्नली ब्लड नजर नहीं आता है, लेकिन वहां पे एक उभार बन जाता है। उसका भी मतलब क्या है कि इंजरी की वजह से अंदर की जो कैपिलरी है, जो ब्लड वेसल्स है, वो रप्चर हो चुकी है, फट चुकी है, लेकिन ब्लड बाहर नहीं आया, तो वहां पे जो गांठ बन जाती है वो आपका हेमाटोमा कहलाता है। तो आपने ये डिफरेंट टाइप के हेमरेजेस के बारे में देखा। अब हम आपसे बात कर लेते हैं हेमरेज के बाद हम बात करेंगे आपसे कॉजेज ऑफ हेमरेज, यानी हेमरेज के कारण क्या हैं। तो लिखा है हेमरेज हैज मेनी कॉजेज इंक्लूडिंग, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हेमरेज के अगर कारण के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं हेमरेज के जो मैंने आपके सामने यहाँ पे शो किए हैं। तो आइए वो मेन जो कॉजेज हैं हेमरेज के उनको जान लेते हैं। पहला है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जानते हैं आप, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो उसके बाद हम बात करेंगे लो प्लेटलेट काउंट, यानी अगर आपकी जो प्लेटलेट हैं वो उनका अगर काउंट रिड्यूस हो जाता है तो इससे भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी, हेमरेज की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसे ही एंटी कोगुलेंट मेडिकेशंस, कोई भी व्यक्ति एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन पे ले रहा है, खासकर एमआई वगैरह के जो पेशेंट होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बाद, या कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद, यानी जिस तरीके से वॉल्व इम्प्लांट वगैरह कराने के बाद कई बार हम ब्लड को पतला करने की कुछ ड्रग चलाते हैं, तो उस दौरान भी एंटी कोगुलेंट ड्रग्स जो लेते हैं बारफेरिन वगैरह, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हेमरेज की टेंडेंसी बढ़ जाती है। या किसी इंजरी की वजह से हेमरेज हो सकता है, कोई चोट लगने की वजह से, या ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आप समझते हैं, ब्लड कैंसर। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट कॉजेज हैं जिनकी वजह से हेमरेज हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप जानते हैं इसके बारे में। इनहेरिटेड डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, प्राइमरीली फैक्टर 8 और फैक्टर 9। अब जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया आप जानते हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, आप जानते हैं कि ब्लड की नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसे कैस्केड बोलते हैं, जिसमें आप 13 फैक्टर लगभग इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं नॉर्मली जब भी कहीं से ब्लड लॉस होता है। लेकिन जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर आपका 8th और 9th एब्सेंट होने की वजह से हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और जिन लोगों में हीमोफीलिया होता है, यानी ये क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, या ये कह सकते हैं कि इंजरी होने के बाद वहां से ब्लड लॉस होता है, ब्लड जनरली क्लॉट नहीं करता है। तो ये डिफरेंट टाइप जाने जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद एक और कारण देखेंगे, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। इंडिविजुअल विद हीमोफीलिया में एक्सपीरियंस इन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग और एपिसोड, यानी इस व्यक्ति में स्पॉन्टेनियसली अपने आप ब्लीडिंग हो सकती है, और इसमें एपिसोड होते हैं कि मान लो ब्लीडिंग हुई फिर ठीक हो गया फिर ब्लीडिंग, इस तरीके से। ऑफन इनटू द जॉइंट और मसल्स, मेनली जॉइंट में, मसल्स में ऐसा होता है ड्यू टू माइनर इंजरीज और इवन विदाउट एनी अपेरेंट कॉज। यानी कई बार हीमोफीलिया के पेशेंट में एक्सटर्नली आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बिना किसी इंजरी के, बिना किसी कारण से ब्लीडिंग होने लगती है। और ब्लीडिंग होने की आप जानते हैं कि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी है वो इम्पेयर्ड है, तो इसमें हेमरेज होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, दूसरा फैक्टर है आपका लो प्लेटलेट काउंट। इसी कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब लो प्लेटलेट काउंट के केस में, जैसे डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, जैसे प्लेटलेट का प्रोडक्शन डिक्रीज होना, कंडीशंस लाइक बोन मैरो डिसऑर्डर्स, ल्यूकीमिया और सर्टेन मेडिकेशन कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्लेटलेट का प्रोडक्शन ही हेम्पर्ड हो जाता है, यानी प्लेटलेट नहीं बनती हैं। जैसे डेंगू के केस में भी यही होता है कि जब भी डेंगू इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान हमारी जो बोन मैरो है वो सही से काम नहीं करती है, प्लेटलेट प्रोड्यूस नहीं करती है, और जो प्लेटलेट ऑलरेडी शरीर में है वो डैमेज होती रहती हैं। आप जानते हैं कि टोटल प्लेटलेट काउंट का 1/7 जो प्लेटलेट हैं वो हमारे शरीर में रोज डाई करती रहती हैं। तो अगर नई प्लेटलेट नहीं बनेंगी और प्रीवियसली जो प्लेटलेट हैं वो 1/7 उसमें से डाई करती रहेंगी, तो इसी कारण से प्लेटलेट काउंट देखते हैं हम कि डिक्रीज होने लगता है। तो यानी लो प्लेटलेट काउंट का एक रीजन क्या हो सकता है कि प्लेटलेट नई बन ही नहीं रही हैं।
लेकिन दूसरा एक कारण आप देख सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस भी ऐसे हैं जो प्लेटलेट के काउंट प्रोडक्शन को हैम्पर्ड कर सकते हैं ल्यूकीमिया वगैरह के केस में। इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन, प्लेटलेट का अगर एक तो कारण था कि ये बन ही नहीं रही हैं, दूसरा ये है कि बन तो सही रही हैं लेकिन ये टूट ज्यादा रही हैं, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इन्फेक्शन में लीड्स टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। यानी अगर कोई कारण ऐसा है जिसमें प्लेटलेट बन तो रही हैं बट उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तोड़फोड़ की जा रही है प्लेटलेट की, तो उस कारण से भी प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो एक कारण देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस। यानी एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन का मतलब जो आपके ब्लड के क्लॉटिंग के अगेंस्ट ड्रग काम करती हैं, यानी आपके ब्लड को सिंपली आप कहें तो आपके ब्लड को जो पतला करती हैं उनको आप क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट कहते हैं। तो जैसे एंटीकोगुलेंट की लिस्ट में आप देखेंगे, एंटीकोगुलेंट की लिस्ट में क्या है, इंटरफेयर विद द क्लॉटिंग फैक्टर, ड्रग्स सच एज वारफेरिन, हेपेरिन और डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट DAOC ड्रग्स जो होती हैं इनहिबिट द नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस बाय इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट फंक्शन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो जो आपकी एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस होता है जैसे वारफेरिन है, हेपेरिन है, या आपकी डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट जो ड्रग होती हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या तो उनकी सिंथेसिस नहीं होने देती हैं, प्लेटलेट को सही से फंक्शन नहीं करने देती हैं। इस कारण से प्लेटलेट अगर सही से फंक्शन नहीं करेंगी, जो वुंड वाला एरिया है, घाव वाला एरिया है, जहां इंजरी हुई है, अगर वहां पे प्रॉपर जो प्लेटलेट का प्लग नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। यानी ऐसे लोगों में ब्लड लॉस होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब आपने देखा कि कौन कौन सी कंडीशन है या कौन कौन सी वो रीजन है जिनकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंजरी। इंजरी या ट्रॉमा, देखिए फिजिकल इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट like fall or any form of trauma can damage blood vessels leading to the bleeding। और लिखा है द सीवियरिटी कैन रेंज फ्रॉम माइनर कट टू द लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल हेमरेज। कई बार हम देखते हैं कि किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी को व्यक्ति को ऊंचाई से गिरने की वजह से या किसी भी कारण से हमारी बॉडी में कहीं पर भी ब्लड लॉस ज्यादा होने लगेगा। तो ये ब्लड लॉस माइनर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इंटेंसिटी, या कह सकते हैं कि कितना उसको चोट लगा है उसके आधार पर। और कई बार ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है जिसमें ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आप कारण है जो आपका इसमें देख सकते हैं आप, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है, बोन मैरो डिसफंक्शन। अब ल्यूकीमिया के केस में क्या होता है, लिखा है ल्यूकीमिया ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन्वॉल्विंग द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी WBC इस कंडीशन में ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं और इसकी वजह से दिस कैन अफेक्ट द बोन मैरो एबिलिटी टू प्रोड्यूस अदर ब्लड कंपोनेंट। यानी ब्लड के जो अन्य कंपोनेंट हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सच एज प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू द ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ल्यूकीमिया के पेशेंट में क्या होता है, जो WBC है आपकी डिफरेंट टाइप की, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वहीं पर जो अन्य ब्लड के कंपोनेंट हैं, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट ये अन्य फैक्टर भी होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो उसमें केवल WBC तो प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रहा है बल्कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अन्य जो कंपोनेंट हैं प्लेटलेट वगैरह, क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह, वो सही से सिंथेसिस नहीं होते हैं, तो इसीलिए ब्लीडिंग की टेंडेंसी ल्यूकीमिया के पेशेंट में इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा अगर कारण देखें, नेक्स्ट है आपका इनफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आप जानते हैं कि ल्यूकीमिया के केस में जो आपकी WBC है उनके पास मूव होने की टेंडेंसी है, वो ब्लड वेसल से फिल्टर होकर बाहर निकल आती हैं। जैसे ल्यूकीमिया cell may infiltrate the blood vessels while leading to their weakening and increase the susceptibility to the hemorrhage। आप ऐसे समझिए कि ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है जो अभी तक इंटेक्ट है, लेकिन अगर WBC का नंबर ज्यादा होगा यहाँ पर, तो WBC के पास टेंडेंसी होती है कि इस ब्लड वेसल से बाहर निकल आती हैं। इस कंडीशन को आप जानते हैं डायपेडेसिस कहते हैं, मूवमेंट होकर के ये बाहर आ जाना। तो इसकी वजह से ये जो वॉल है ब्लड वेसल्स की ये वीक हो जाएगी और यहाँ पर हेमरेज की टेंडेंसी हो सकती है, यानी यहाँ से ब्लड लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ल्यूकीमिया के केस में किस तरीके से ब्लड की फ्लो की या हेमरेज की टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा थ्रोम्बोसिस। अभी तक आपने पूरी तरीके से जो टॉपिक कवर किया है वो हेमरेज किया है। हेमरेज को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।